हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक आज का हमारा राजस्थानी साहित्य प्रमुख साहित्यकार। तो बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की और प्रमुख साहित्यकारों की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मनोज नैन्सी की। तो साहित्य होते क्या है, क्यों बनाए गए हैं? ज्ञानवर्धक, मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं साहित्य। तो शब्दों का समूह मान लीजिए, साहित्य का शाब्दिक अर्थ एक शब्दों का समूह है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात को लिखने से अच्छा क्या है, ये ज्ञानवर्धक यानी अपना ज्ञान कौशल बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी साहित्य की। तो सबसे पहले साहित्य में क्या पढ़ेंगे? साहित्यकार, क्योंकि उसको लिखने वाला, उसको प्रकट करने वाला क्या होगा? साहित्यकार होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोज नैन्सी की। मनोज नैन्सी की बात करेंगे तो इनकी जो मनोज नैन्सी के प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए मनोज नैन्सी। उसके बाद बात करते हैं मनोज नैन्सी की इनके प्रमुख ग्रंथों के, इनके प्रयासों की। तो लगाइए मनोज नैन्सी। मनोज नैन्सी, तो सबसे पहले लिखिए मनोज नैन्सी। तो ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे। कौन थे? जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उनके दरबारी थे। 1658 ईस्वी की बात है। तो 1658 में जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। तो मनोज नैन्सी को जयपुर के निवासी थे। कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। तो उन्होंने राजपुताना का क्या कहा? अबुल फजल कहा। देखिए, जिस प्रकार अगर हम बात करें तो अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए अकबरनामा की रचना की। तो उसी प्रकार से मनोज नैन्सी ने जसवंत सिंह के दरबार में रहते हुए कुछ रचनाएं लिखी थी। तो मनोज नैन्सी एक कुशल शासक प्रबंधन भी थे। ये इन्हें प्रगनों यानी कि रियासतों, उनके राजस्व में उनके सुधार करने में, उनकी आय बढ़ाने के प्रयास भी मनोज नैन्सी ने किया। यानी कि मोटा मोटी बात क्या है कि जसवंत सिंह के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। तो माना तो ये जाता है कि मनोज नैन्सी ने दीवान रहते हुए यानी कि ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने रिश्तेदारों की भी नियुक्ति करवा दी थी। तो इसलिए जसवंत सिंह ने इन्हें बंदी बना लिया और जेल में रहते हुए मनोज नैन्सी ने 1670 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। तो ये बात पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इनके प्रमुख ग्रंथ। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखे मनोज नैन्सी। और मनोज नैन्सी में क्या लिखना है? तो यह जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। लिखें, यह जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का दरबारी था। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। 1658 ईस्वी में इसे जोधपुर राज्य देश का दीवान बनाया गया। लिखे 1658 ईस्वी में इसे, 1658 ईस्वी में, कब की बात है? 1658 ईस्वी में इसे जोधपुर राज्य, लिखें इसे जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। दीवान बनाया गया। तो देखिए, जोधपुर शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। कौन है? मनोज नैन्सी की बात हो रही है। 1658 ईस्वी में इसे जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। आगे लिखे मनोज नैन्सी को जयपुर निवासी कौन? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा। लिखें, क्या लिखेंगे? मनोज नैन्सी को सीधे ये लिख लीजिए, मुंशी देवी प्रसाद ने, लिखें मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा।
राजपूताना का अबुल फजल कहा। अबुल फजल कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसको कहा? मुड़ोते नैन्सी को। क्या कहा मुड़ोत नैन्सी को? राजपूताना का अबुल फजल कहा। तो अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए क्या लिखा था? अकबरनामा की रचना की। तो मुड़ोत नैन्सी ने भी जसवंत सिंह के दरबार में रहते हुए कुछ रचनाएं लिखी थी। तो इतनी बात पहले लिख लीजिए। लिखे अबुल फजल ने। लिखें अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए। अकबर के दरबार में रहते हुए। अकबर के दरबार में रहते हुए अकबरनामा की रचना की। किसकी रचना की? अकबरनामा की। तो लिखें अकबरनामा की रचना की। रचना की। तो देखिए मुड़ोत नैन्सी पढ़ रहे हैं। तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। 1658 में इसे जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? राजपूताना का अबुल फजल कहा। कहाँ का अबुल फजल? राजपूताना का अबुल फजल कहा। तो अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए किसकी रचना की? अकबरनामा की। किसकी रचना की? अकबरनामा की। तो आगे लिखें लिखे आगे। तो मुड़ोत नैन्सी के एक कुशल शासक प्रबंधक भी था। लिखें कि क्या था? एक कुशल शासक प्रबंधन भी था। तो इसने प्रगणों की राजस्व व्यवस्था में सुधार करके यानी कि आय बढ़ाने की क्या किए थे? प्रयास किए थे। तो ये जसवंत सिंह का विश्वास पात्र था। लिखे मुड़ोत नैन्सी के कुशल शासक। लिख लीजिए मुड़ोत नैन्सी। मुड़ोत नैन्सी के एक कुशल शासन अच्छा शासन प्रबंधन था। प्रबंधक था और इसने प्रगणों की राजस्व व्यवस्था में और इसने परगनों की राजस्व व्यवस्था में परगनों की राजस्व व्यवस्था में सुधार करके आय बढ़ाने के प्रयास किए थे। आय बढ़ाने के प्रयास किए थे। आय बढ़ाने के प्रयास किए थे। तो ऐसा माना जाता है कि मुड़ोत नैन्सी ने दीवान रहते हुए उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी थी। इसलिए जसवंत सिंह ने क्या कर लिया? इसे बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया गया और वहीं इन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा माना जाता है। तो पहले ये लाइन लिख लीजिए। मुड़ोत नैन्सी के कुशल शासक प्रबंधक था और इसने परगनों की राजस्व व्यवस्था में सुधार करके आय बढ़ाने के प्रयास भी किए। तो आगे लिखते हैं। लिखे ऐसा माना जाता है कि मुड़ोत नैन्सी ने दीवान रहते हुए लिखें ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि मुड़ोत नैन्सी ने मुड़ोत नैन्सी ने
नैन्सी ने दीवान रहते हुए उच्च पदों पर, दीवान रहते हुए उच्च पदों पर, उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी, अपने रिश्तेदारों की, अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी, नियुक्ति कर दी। इसलिए जसवंत सिंह ने इसे बंदी बना लिया। इसलिए जसवंत सिंह ने, जिनके दरबारी थे, जिनके दरबार में रहते थे, इसलिए जसवंत सिंह ने इन्हें बंदी बना लिया, इन्हें बंदी बना लिया। क्या किया इनके साथ? इन्हें बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। तो बंदी तो बना लिया और जेल में रहते हुए मुनोत नैन्सी ने लिखे, जेल में रहते हुए ही मुहणोत नैन्सी ने आत्महत्या कर ली। मुहणोत नैन्सी ने 1670 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये बात नोट करें। इसके बाद पढ़ेंगे मुहणोत नैन्सी के ग्रंथ। तो देखिए मुहणोत नैन्सी, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मुहणोत नैन्सी ने दीवान रहते हुए उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी। इसलिए जसवंत सिंह ने इन्हें बंदी बना लिया और जेल में रहते हुए ही मुहणोत नैन्सी ने 1670 ईस्वी में, कब? 1670 ईस्वी में क्या कर ली? सुसाइड, आत्महत्या कर ली। तो ऐसा माना जाता है कि मुहणोत नैन्सी ने दीवान रहते हुए बड़े बड़े पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त करवा दिया। तो जसवंत सिंह ने इसी बात पर उन्हें बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए ही मुनोत नैन्सी ने क्या किया? 1670 में आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं मुनोत नैन्सी के ग्रंथ। तो लिखे मुनोत नैन्सी के ग्रंथ। मुनोत नैन्सी में लिखना है, लिखें मुहणोते नैन्सी के ग्रंथ, मुनोत नैन्सी के ग्रंथ। तो मुनोत नैन्सी री ख्यात सबसे पहले लिखे, उसके बाद मारवाड़ री प्रज्ञा री विगत लिखते हैं। लिखे मुनोत नैन्सी री ख्यात, प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, लिख लीजिए। मुहणोते नैन्सी री ख्यात। तो लिखे इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के राज्य जैसे गुजरात है, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड ये हैं, तो इनके बारे में, जो इनका इतिहास है उनके बारे में लिखा। तो यह ख्यात राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे जो विश्वास इस ख्यात पर किया जाता है विश्वसनीय ख्यात है। तो इसी ख्यात के अंदर यानी कि है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मुनोत नैन्सी ने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि उनकी जनसंख्या का भी उल्लेख किया है। राजस्थान में जनगणना का अग्रज जो माना जाता है वो मुनोत नैन्सी को ही माना जाता है। तो मुनोत नैन्सी ख्यात की तुलना किससे होती है? अबुल फजल के अकबरनामा से होती है। तो यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा यानी कि मारवाड़ी बोली में हुई है। तो आप लिखें, क्या पढ़ रहे हैं हम? मुनोत नैन्सी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो मुनोत नैन्सी के ग्रंथ में लिखे सबसे पहले नैन्सी री ख्यात। किसकी ख्यात? मुनोत नैन्सी री ख्यात। तो लिखें मुनोत नैन्सी री ख्यात में तो क्या लिखना है? इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के अलावा
लिखें इस ख्यात में, इस ख्यात में नैन्सी ने, इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के अलावा मध्यकालीन राजस्थान के अलावा मध्यकालीन राजस्थान के अलावा गुजरात, काठियावाड़, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों के इतिहास के बारे में लिखा था। लिखें आदि राज्यों के इतिहास के बारे में लिखा था। बारे में लिखा था। तो देखिए मुणोत नैन्सी ख्यात, तो इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के अलावा गुजरात, काठियावाड़ ये सब के बारे में भी लिखा था। आगे लिखें इसमें, यह ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन, यह ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है, ख्यात है। तो लिखें ये बात। तो मुणोत नैन्सी ख्यात की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के अलावा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों के इतिहास के बारे में लिखा था। यह ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है। फिर से रिवाइज कीजिए। इस ख्यात में नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थान के अलावा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों के इतिहास के बारे में लिखा था और यह ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है। आगे लिखें। लिखें आगे। तो इस ख्यात के अंदर लिखें, इस ख्यात के अंदर, इस ख्यात के अंदर कहीं भी है शब्द का, है शब्द का या है अक्षर का प्रयोग, है अक्षर लिखें, है अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस ख्यात में मुणोत नैन्सी ने, लिखें इस ख्यात में मुणोत नैन्सी ने, इस ख्यात में मुणोत नैन्सी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार
तीसरी बार जनसंख्या का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है, तो इसलिए मुनोत नैन्सी को, इसीलिए मुनोत नैन्सी को मुनोत नैन्सी को क्या कहा गया है? राजस्थान में जनगणना का अग्रज। राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना है। माना है। तो देखिए, तो इस ख्यात के अंदर कहीं भी है अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। किस अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो है जो अक्षर है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस ख्यात में मुनोत नैन्सी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार जनसंख्या का उल्लेख किया है, इसलिए मुनोत नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना जाता है। फिर से बोलिए एक बार, किस ख्यात में कभी है अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ? तो नैन्सी ख्यात में राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे माना जाता है? तो मुनोत नैन्सी को माना जाता है। आगे लिखें, लिखे तो मुनोत नैन्सी ख्यात की तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से होती है। लिखें, मुनोत नैन्सी मुनोत नैन्सी ख्यात की तुलना ख्यात की तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से होती है। अकबरनामा से होती है। तो यह राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा इनके मारवाड़ी बोली में हुई है। ये बात लिख लीजिए, लिखें, इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा मारवाड़ी बोली अर्थात मारवाड़ी बोली में हुई। मारवाड़ी बोली में हुई। तो देखिए, मुनोत नैन्सी के ग्रंथ, तो मुनोत नैन्सी ख्यात की तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से होती है। किससे होती है? अबुल फजल के अकबरनामा से होती है। तो यह राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? मुनोत नैन्सी ख्यात। तो इस ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा अर्थात मारवाड़ी बोली में हुई है। आगे बात समझ में, आगे लिखें, आगे क्या लिखना है? तो इनकी जो पहला तो पढ़ लिया हमने, मुनोत नैन्सी ख्यात। आगे लिखें इनका एक और ग्रंथ, मारवाड़ राप्रगनारी विगत। लिखें, मारवाड़ राप्रगनारी
परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, तो इसे राजस्थान का गजेटियर या सर्वस संग्रह नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस ग्रंथ में मुणोत नैणसी ने मारवाड़ की यानी कि उसकी राज व्यवस्था क्या है कि क्या क्या स्रोत थे उसके बारे में जिक्र किया है। तो इसमें विशेष बात क्या है, विशेष बात की इसे राजस्थान का गजेटियर या सर्वस संग्रह नाम से जाना जाता है। तो मुंडियार विख्यात, राठौड़ों विख्यात, इसका संबंध किससे है? जोधपुर के राठौड़ों से है। तो बात करते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत की। तो लिखें इसे राजस्थान का, इसे राजस्थान का राजस्थान का गजेटियर या सर्वस संग्रह, गजेटियर या सर्वस संग्रह, सर्वस संग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इस ग्रंथ में मुणोत नैणसी ने मारवाड़ की राज्य व्यवस्था और राज्य के विभिन्न आय के स्रोतों का उल्लेख किया है। लिखे इस ग्रंथ में, मुणोते नैणसी ने, लिखे इस ग्रंथ में मुणोते नैणसी ने, मारवाड़ की राज व्यवस्था, मारवाड़ की राज्य व्यवस्था एवं राज्य की आय के, राज्य की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया है, स्रोतों का उल्लेख किया है। तो साथ साथ नोट करते रहिए आप। तो क्या लिख रहे हैं? मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो देखिए इसे राजस्थान का, किसका? राजस्थान का गजेटियर या सर्वस संग्रह के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गजेटियर या सर्वस संग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस ग्रंथ में मुणोत नैणसी ने मारवाड़ की राज व्यवस्था एवं राज्य की आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया है। विशेष लिख लीजिए, अब विशेष लगाइए। विशेष में लिखें मुंडियार विख्यात, मुंडियार विख्यात व राठौड़ा विख्यात, राठौड़ारी ख्यात का संबंध भी जोधपुर के राठौड़ों से है, जोधपुर के राठौड़ों से है। तो देखिए मुंडियार विख्यात और राठौड़ारी ख्यात, मुंडियार विख्यात और राठौड़ारी ख्यात का संबंध भी जोधपुर के राठौड़ों से है। आगे लिखें, ये हमने पढ़ लिया मुणोत नैणसी। आगे लिखें दयालदास, लिख लीजिए दयालदास। दयालदास, तो दयालदास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ। तो ये बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, उनके दरबारी थे और इन्होंने दयालदास ख्यात की रचना की, 2 खंडों में विभाजित किया।
तो प्रथम जो खंड है वो मारवाड़ के राठौड़ों का यानी प्रारंभ से राव जोधा तक है, और दूसरे खंड में राव बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन है इसमें। तो दयालदास ने बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, हेडिंग लगा लीजिए दयालदास। दयालदास में मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। जन्म लिखे पहले, जन्म 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी बीकानेर के कुड़िया गांव में, बीकानेर के कुड़िया गांव में, कुड़िया गांव में, बीकानेर के कुड़िया गांव में जन्म 1798 ईस्वी, बीकानेर का कुड़िया गांव। तो यह बीकानेर के शासक सूरत सिंह का दरबारी था। लिखें, यह बीकानेर का शासक, यह बीकानेर के शासक सूरत सिंह, सूरत सिंह का दरबारी था। सूरत सिंह का दरबारी था। तो इसने दयालदास श्री ख्यात की रचना की थी। लिखें, इसने दयालदास, दयालदास श्री ख्यात की रचना की थी, रचना की थी। तो किसकी रचना की थी? दयालदास श्री ख्यात की रचना की थी, जो 2 खंडों में विभाजित है, जो 2 खंडों में, 2 खंडों में विभाजित है। तो देखिए, जन्म 1798 ईस्वी, बीकानेर के कुड़िया गांव में, जन्म 1798 ईस्वी, बीकानेर के कुड़िया गांव में। तो यह बीकानेर के शासक सूरत सिंह का दरबारी था, और इन्हें दयालदास ख्यात की इन्होंने रचना की थी, जो 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में विभाजित है। तो जन्म तो हुआ 1798 में बीकानेर की कुड़िया गांव में। कहा? बीकानेर की कुड़िया गांव में। तो यह बीकानेर के शासक सूरत सिंह का दरबारी था। इन्हें दयालदास ख्यात की, इन्होंने, लिख लीजिए, इन्होंने दयालदास ख्यात की रचना की थी, जो 2 खंडों में विभाजित है। लिखें, आगे लिखें, प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से, लिखें, प्रथम खंड में, प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ों के, मारवाड़ के राठौड़ों के, मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से, मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से राव जोधा तक का उल्लेख है, राव जोधा तक का उल्लेख है, उल्लेख है। तथा दूसरे खंड में, तथा दूसरे खंड में दूसरे खंड में राव बीका से सरदार सिंह तक, राव बीका से सरदार सिंह, सरदार सिंह तक का वर्णन है, वर्णन है। तो प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से राव जोधा तक का उल्लेख है, तथा दूसरे खंड में राव बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन है। फिर से रिवाइज करें। तो प्रथम खंड में क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से राव जोधा तक का उल्लेख है, और दूसरे खंड में क्या है? राव बीका से
सरदार सिंह तक का वर्णन है। आगे लिखें ग्रंथ। तो इन्होंने कौन सा, दयालदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत। लिखें बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत। विगत, बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत। दयालदास तो बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। तो दयालदास का जन्म कब बताया था? 1798 ईस्वी। बीकानेर का कुड़िया गांव कौन थे? तो ये थे सूरत सिंह के दरबारी थे। सूरत सिंह के दरबारी। इनकी रचना कौन सी थी? तो इन्होंने दयालदास ख्यात की रचना की, जो 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभ से राव जोधा तक का उल्लेख, और दूसरे खंड में क्या बताया? बीकानेर के राव बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? बीकानेर के पट्टारे। बीकानेर के पट्टारे गांवारी विगत। तो ये दयालदास कंप्लीट। तो हमने बात कर लिया मुणोत नैणसी की और दयाल दास की। तो आगे हमें कौन सा पढ़ना है? बांकी दास। बांकी दास। तो ये बात हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।